हेलो बच्चों, सुप्रभात। के स्टडी चैनल पे आप सबका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था स्वर और व्यंजन। स्वरों में कितने भेद चल रहे थे, किस आधार पर किया। प्रथम था अपना उच्चारण स्थान के आधार पर अपन ने पढ़ा, 4 पढ़ चुके। 5वां है अपना ओठों की आकृति के आधार पर। तो ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है व्रतमुखी, दूसरा है अव्रतमुखी। व्रतमुखी होता है जो अपने होठों की स्थिति होती है वो क्या हो जाती है? गोलाकार हो जाती है। व्रत सभी जानते हैं, गोल, तो गोलाकार हो जाती है। अव्रतमुख, इसमें होठ क्या होते हैं? फैले रहते हैं अपने। ठीक है, तो पहला है अपने होठ गोलाकार। जैसे उच्चारित करो आप, ऊ ओ औ। इसके अंदर होठों की स्थिति कैसी थी? वृत्ताकार, गोलाकार। फिर अपना है अव्रतमुखी, इसमें होठों की आकृति कैसी होती है? वो केवल फैले रहते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ किस में आ जाएगा? इसमें आएगा तो अ, आ, ई और ए, ऐ। होठ फैले में अ, आ, ई, ए, ऐ। फिर अपना आता है उच्चारण स्थान के आधार पर। स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। पहला है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है मृधा, चौथा है अपना ओठ, 5वां है कंठ तालु और कंठोठ। तो कंठ या उच्चारण स्थान आ गया, व्याकरण इसका नाम है, यहाँ पे स्वर। फिर अपना कंठ, बोल के देखो, कंठों से स्वरों का उच्चारण करोगे उससे क्या कहलाएगा? वो कंठेश्वर। कंठेश्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे अ, आ, उच्चारित करो अ, आ, ये कंठेश्वर कहलाएंगे, अ, आ। फिर अपना तालु, तालु यानी तालब है। तालु किसे कहते हैं? ऊपर का जो अपना वो है तालु। तो जैसे बोलो अपना ई, अपना जोर कहाँ पे पड़ रहा है? बोल रहे हैं तो उच्चारित कर रहे हैं तो जोर कहाँ पे? ई, तालु पे। फिर अपना मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा यानी री, मसूड़ो जो बोलते हैं अपने मसूड़े, अपने देसी भाषा में मसूड़े, मूर्धन्य इनको बोलते हैं। तो कौन सा आता है? अपना री। आगे अपना ओष्ठ, ये क्या कहलाते हैं? ओष्ठेश्वर, यानी कि ओष्ठ यानी कि होठों से बोले जाने वाले, जिसमें होठों का प्रयोग होता है, अपना होठों पे जोर पड़ता है। ठीक है, तो ऊ, ठीक है, यह है अपना ओष्ठ। कंठ तालु, ये क्या कहलाते हैं? कंठे तालव्यस्वर कहलाते हैं। कंठ और तालु से, कंठों से और तालु से बोले जाने वाले, तो वो है ए, ऐ। ए कंठों से भी, और कहाँ जोर पड़ रहा है? तालु पे, तो ए, ऐ। फिर अपना कंठोष्ठ, यानी कि कंठोष्ठ, कंठों से और होठों से उच्चारित होने वाले स्वर, वो है ओ, औ। इसके बाद अपना है सातवां है अपना अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक स्वर एवं अनुनासिक और अनुनासिक के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। इसको क्या कहते हैं? अपन निर्नुनासिक स्वर भी कहते हैं,
मुख एवं मुख से और किससे एवं नाक यानी नासिका एवं मुख एवं नासिका द्वार से श्वास बाहर निकलती है। वो क्या कहलाता है? निरुनासिक स्वर। इस आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अनुनासिक स्वर, दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक स्वर। उसको क्या कहते हैं? जब श्वास वायु मुख के साथ साथ नासिका द्वार से बाहर निकलती है। वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। सभी स्वरों का अनुनासिक उच्चारण भी होता है। चंद्रबिंदु अनुनासिक स्वर कौन सा है? चंद्रबिंदु। यानी अनुनासिक स्वर कौन सा कहलाता है? चंद्रबिंदु। इसमें क्या है? सभी स्वरों के उच्चारण में सभी
सभी स्वरों के उच्चारण में प्राणवायु कहाँ से निकलती है? मुख से ही बाहर निकलती है। ये टॉपिक अनुनासिक और अनुनासिक यानी कि अनुनासिक किसको कहा जाता है? चंद्र बिंदु को। तो सभी स्वरों में चंद्र बिंदु का प्रयोग हो जाता है। और अगर सिर और रेखा खींच कर बिंदी लगा देते हैं वो भी तो चंद्र बिंदु ही उसका काम आता है, चंद्र बिंदु का ही काम करता है बिंदी। और फिर है अनुनासिक यानी सभी स्वरों के उच्चारण की जो है वायु कहाँ से निकलती है? मुख से बाहर निकलती है। अपना है घोष के आधार पर। आठवां है अपना प्रकार घोष के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। घोष तो जानते ही हो आप। घोष होता है कंपन होना, नाद होना। घोष का अर्थ होता है कंपन या नाद। इसका अर्थ ही होता है, घोष का अर्थ होता है कंपन या नाद। तो इस आधार पर बांटा गया है। पहला अपना है सघोष। अघोष दूसरा है अपना अघोष वर्ण या सघोष वर्ण। वे स्वर उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है। वो क्या कहलाते हैं? अपने सघोष वर्ण कहलाते हैं। इसलिए सभी स्वर क्या है? इसलिए सभी स्वर सघोष, इसलिए सभी वर्ण
सघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष तो सभी जानते हैं कि सभी जो स्वर होते हैं वह अघोष वर्ण नहीं होते। कोई भी स्वर अघोष नहीं होता। आगे से मुझे घोष के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। घोष का अर्थ होता है नाद या कंपन। किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो उसके अंदर घोष यानी आवाज उत्पन्न होती है, नाद उत्पन्न होता है। तो सभी जो स्वर हैं वो क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं। और कोई भी स्वर अघोष नहीं होता है। अपना अगला टॉपिक है नमक। प्राण के आधार पर श्वास के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अल्प प्राण और महाप्राण। पहला है अपना अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। वे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु अल्प मात्रा में खर्च होती है। उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब जिनके उच्चारण के अंदर बिल्कुल कम मात्रा रखते, तो सभी जो स्वर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण है। सभी स्वर
वेवान, जिनके उच्चारण में प्राणवायु अल्प प्राणवायु अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक मात्रा में खर्च होती है। कोई भी स्वर महाप्राण नहीं होता। तो अपने हिंदी के जो स्वर हैं उनको 9 भागों में बांटा गया था। अपने 9 भाग पूरे हो गए। लास्ट था अपना प्राण के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प होता है कम मात्रा में श्वास वायु का खर्च होना, महाप्राण होता है अधिक मात्रा में श्वास वायु का खर्च होना। तो कोई भी स्वर महाप्राण नहीं होता और सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। दूसरा भाग था अपना व्यंजन। क्या था? व्यंजन। तो हिंदी में व्यंजन जानते सभी। व्यंजनों का व्यंजन और उसका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। व्यंजन तो व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं सभी जानते हैं? 33।
बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले दिन मिलेंगे हम। इसका वर्गीकरण कितने आधारों पे बांटा गया है इनको ये पढ़ेंगे। ठीक है।